हॉक्स और बेस्ट जीनिस्ट हॉक्स की मदर के घर जा रहे थे। इसी दौरान हम उसका पास्ट देखते हैं, जहां उसका बापू अपनी फैमिली के साथ एक लावारिस घर में छुपा हुआ था क्योंकि उसने पैसों के बदले एक आदमी की जान ली थी। पर इसकी वजह से पुलिस वालों ने उसे अरेस्ट कर लिया। पर उसकी मदर को लग रहा था कि उन्हें भी अरेस्ट कर लिया जाएगा, तो वो छुपने लगे। लेकिन उनके पास हीरो कमेटी के कुछ मेंबर्स आते हैं जो उसे एक डील ऑफर करते हैं। अगर वो अपने टैलेंटेड बेटे के साथ सारे रिलेशंस तोड़ देती है तो वो उन्हें जेल में नहीं डालेंगे और वो उसके बेटे और उसका ध्यान खुद ही रखेंगे। इसके लिए उसकी मदर मान जाती है और हॉक्स अपना असली नाम छोड़कर एक नए हीरो की ट्रेनिंग में लग जाता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि उन्होंने बेस्ट जीनियस की मौत का नाटक कैसे किया था। उसे इन सारे प्लान्स के बारे में पता था, तो हॉस्पिटल की टेक्नोलॉजी की मदद से उन्होंने कुछ समय के लिए उसकी हार्ट बीट को रोक दिया। और जब उसकी बॉडी लैब में बाकी के विलन्स के साथ रखी हुई थी, सही समय आने पर हॉक्स ने उसे जगा दिया। और क्योंकि अब सारी पुलिस भागे हुए विलन्स को पकड़ने में लगी है, शहर में क्रिमिनल्स की एक्टिविटी और ज्यादा बढ़ गई है और अब हर कोई वो कर रहा है जो भी वो करना चाहता है और लोगों के हीरो के प्रति नफरत और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। इसकी वजह से कई सारी हीरो एजेंसीज बंद हो गई हैं और अभी से ही लगभग आधे से ज्यादा पॉपुलेशन हीरोज पर भरोसा करना छोड़ चुकी है। दूसरी तरफ वो दोनों हॉक्स की माँ के घर पहुंच जाते हैं, पर उसने पहले ही घर को छोड़ दिया था। उसने लेटर में लिखा है कि उसने ही डाबी को सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसे और कोई तकलीफ हो, इसलिए वो इस जगह को छोड़कर जा चुकी है। और अब क्योंकि कमेटी खत्म हो गई है, हॉक्स जो चाहे वो कर सकता है, तो वो एंडेवर की मदद करना चाहता है सोसाइटी को फिर से सुधारने के लिए और उसकी फैमिली में भी थोड़ा मैटर सॉल्व करने के लिए। दूसरी तरफ सिटी में तबाही बढ़ती ही जा रही है। जहां विलन्स की एक्टिविटी बढ़ गई है तो सिटीजन्स खुद ही सपोर्ट आइटम्स की मदद से उनसे लड़ने लगते हैं, पर क्योंकि उन्हें कोई भी ट्रेनिंग नहीं मिली है तो इससे वो और भी ज्यादा तबाही मचाते हैं। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में एंडेवर को होश आता है। डॉक्टर उसे बताता है कि शोटो और बाकी सबको होश आ चुका है। मैंने पास्ट में बहुत गलतियां की हैं। लगता है उन्हीं की मुझे अब सजा मिल रही है। मैं भले ही जिंदा हूँ पर हीरो एंडेवर मर चुका है। मैं अपने ही बेटे से लड़ नहीं सकता। तभी वो देखता है कि उसके बच्चे सब कुछ देख रहे थे, पर जैसे ही उनका मुंह उसकी तरफ घूमता है वो दरवाजा लगा देते हैं। आप क्या कर रहे हो? अंदर आओ। आप क्यों रो रहे थे? बस ऐसे ही। मैं जानता हूँ कि अब बहुत देर हो गई है, पर मैं अपनी गलतियों के लिए बहुत पछता रहा हूँ। जितना पछतावा तुम्हें है उतना हमें भी है। अपनी बीवी को वहाँ देखकर एंडेवर शॉक हो जाता है। मैं यहाँ पर अपनी फैमिली और टोया के बारे में तुमसे बात करने आई हूँ। इसके बाद वो अपने पास्ट को याद करते हैं, जहाँ उन दोनों की शादी सिर्फ इसलिए हुई थी क्योंकि रे की फैमिली का ट्रेडिशन है कि वो अपने घर की बेटियों की शादी टॉप हीरो से करवाते हैं और एंडेवर भी बस स्ट्रॉन्ग बच्चों के लिए ही उससे शादी करना चाहता था। इसके कुछ समय बाद एंडेवर और रे को पता लगता है कि टोया के पास एंडेवर से ज्यादा फायर पावर है, पर उसका शरीर उसकी माँ की तरह है, तो वो आइस से रेसिस्टेंट है, फायर से नहीं। उसे बचाने के लिए एंडेवर ने उसे ट्रेन करना बंद कर दिया, लेकिन उसके लाख मना करने के बाद भी टोया ट्रेन करता ही रहता है और रोज खुद को जला कर आता है। वो ऑलमाइट से ताकतवर नहीं हो सकता, उसे रोकने का एक ही तरीका है। इसके बाद नात्सुओ का जन्म होता है, पर इसकी वजह से एंडेवर जरा भी खुश नहीं था क्योंकि जैसा बच्चा वो चाहता था नात्सुओ वैसा नहीं है। इसके बाद वो एक और बच्चा पैदा करता है और शोटो बिल्कुल वैसा ही था जैसा बच्चा एंडेवर चाहता था। देखो डैड, मैं ऑलमाइट को हरा सकता हूँ, देखो मेरी फायर कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये सब कहता हुआ वो रोने लगता है। टोया, तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आती? तुम रोज खुद को क्यों जलाते हो? हीरो बनने के अलावा तुम और भी चीजें कर सकते हो। पर स्कूल में तो सभी कहते हैं कि वो हीरो बनना चाहते हैं, तो मैं पीछे कैसे रह सकता हूँ? वैसे भी आप ही चाहते थे ना कि मैं ये सब करूँ, मुझे देखो। तभी वो शोटो के ऊपर हमला करने जाता है, पर एंडेवर उसे रोक देता है। आज से टोया बाकी के बच्चों के साथ नहीं रहेगा, क्योंकि मैं दिन में काम में होता हूँ, तो मैं उसका ध्यान रखने के लिए केयर टेकर रखूंगा। वो बस तुम्हारी अटेंशन चाहता है। मैं सिर्फ हीरोज को अटेंशन देता हूँ। इसके कुछ सालों बाद वो तीनों बच्चे साथ में खेल रहे थे और शोटो ऊपर से उन्हें देख रहा था, लेकिन तभी एंडेवर उसे खींच कर ले जाने लगता है। तुम्हारी दुनिया उनसे अलग है। और वो उसे ट्रेनिंग के लिए वहाँ से ले जाता है। वहीं रात को टोया नात्सुओ से कह रहा था, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, सारी गलती डैड की है। वो सिर्फ हमसे इसलिए नहीं बात करते क्योंकि हम ताकतवर नहीं है। कितनी बार तो कह चुके हो यार, तुम मुझे ये क्यों पका रहा है भाई। अगले दिन टोया कहीं जा रहा था। क्या तुम फिर से माउंटेन में जा रहे हो? तुम हीरो बनने के अलावा कई सारे काम कर सकते हो। आपको पता क्या है, आपके पेरेंट्स ने तो आपको सिर्फ इसलिए बेच दिया क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। आप मुझे क्या ही बताना चाहती हैं? जितनी मेरी हालत के लिए डैड जिम्मेदार है उतनी आप भी हैं। आगे जब टोया ट्रेनिंग कर रहा था, उसकी फ्लेम्स का कलर येलो से ब्लू हो जाता है। डैड, माउंटेन में चलो, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। एंडेवर उसकी बॉडी को देखता है, जिसे देखकर उसे गुस्सा आ जाता है। मैंने तुम्हें मना किया था ना, फिर भी तुम अपनी ताकत का यूज कर रहे हो। डैड चलो तो सही, मेरी फ्लेम्स ऑलमाइट से भी ज्यादा ताकतवर हैं। इसके बाद वो गुस्से में जाकर रे को पीटने लगता है। मैंने तुमसे कहा था ना, शोटो पर नजर रखना। फुयुमी और नात्सुओ डर के मारे छुपे हुए थे। वहीं शोटो अपनी माँ को बचाने की कोशिश कर रहा था। इन सब की वजह से उसकी माँ की मेंटल हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है, जिसके बाद ही उसने शोटो को उबले हुए पानी से जला दिया था, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल में रख दिया गया। और वहीं पर रे को अपने बेटे टोया के बारे में पता चला। शाम को जब एंडेवर टोया से मिलने नहीं जाता, टोया की भी इमोशनल स्टेट बिगड़ जाती है, जिसकी
उसकी वजह से गुस्से में उसकी आग उसके कंट्रोल से बाहर चली जाती है। इसके बाद जो घटनाएं घटी वो तो आपको पता ही है और टोया डाबी में बदल गया। अगर मैं उस दिन वहाँ चला जाता तो टोया अभी भी हमारे साथ होता। रे कहती है कि टोया सिर्फ उसकी नहीं बल्कि उन सब की गलती की वजह से ऐसा बना है, तो उसकी जिम्मेदारी वो लोग मिलकर उठाएंगे। इसके बाद वहाँ हॉक्स और बेस्ट जेनिस्ट आते हैं। हॉक्स उन्हें बताता है कि हीरो सेफ्टी कमीशन जो कि हीरोज को एक साथ रखता था वो खत्म हो चुका है और विलन्स के आजाद होने की वजह से पूरे देश में तबाही मची हुई है और इतने सारे हीरोज के रिजाइन करने की वजह से वो उन्हें रोक भी नहीं पा रहे हैं। दूसरी तरफ इज़ुकू अभी भी बेहोश पड़ा था। वहीं ऑल माइट जानता है कि वो वन फॉर ऑल के बाकी के यूजर से बात कर रहा है। इज़ुकू को वन फॉर ऑल की दुनिया में होश आता है जहां उस पावर के सारे प्रीवियस ओनर उसके सामने बैठे हुए थे। पहला यूजर बताता है कि वन फॉर ऑल की पावर्स बढ़ने और ऑल फॉर वन के यहाँ आने की वजह से वो एक दूसरे और इज़ुकू के साथ बेहतर तरीके से बात कर सकते हैं। फोर्थ यूजर जिसका की क्वर्क डेंजर सेंस है वो इज़ुकू को अपना इंट्रोडक्शन देता है, जिसके बाद वो वन फॉर ऑल के नेचर के बारे में बात करने लगते हैं। वो बताता है कि उसे 18 साल की उम्र में वन फॉर ऑल मिला था, जिसके बाद 40 की उम्र में बुढ़ापे की वजह से वो मारा गया, पर ऑल माइट ने 40 सालों तक अपनी पावर्स को रखा था। वो उसे बताता है कि वन फॉर ऑल जिसके पास पहले से क्वर्क होता है उसकी जिंदगी को कम कर देता है। ऑल माइट इतने समय तक इसलिए जिंदा रहा क्योंकि उसके पास कोई क्वर्क नहीं था। वन फॉर ऑल की पावर्स बढ़ती ही जा रही हैं और आबादी में क्वर्कलेस लोगों की संख्या कम हो रही है, तो शायद तुम वन फॉर ऑल के आखिरी यूजर हो सकते हो। क्या तुम शिगराकी को मारने के लिए तैयार हो? ऑल फॉर वन उसके गुस्से का यूज करके वन फॉर ऑल को चुराना चाहता है जो वो पहले नहीं कर पाया। जब मैं उससे मिला था मैंने उसके अंदर एक छोटे से बच्चे को देखा था जिसे की मदद की जरूरत है और ऑल माइट ने मुझे सिखाया है कि वन फॉर ऑल लोगों को मारने के लिए नहीं बचाने के लिए बना है, इसलिए मैं उससे पहले बचाने की कोशिश करना चाहता हूँ। उसकी बातों को सुनकर नाना रोने लगती है और उसे टेस्ट करने के लिए माफी मांगती है। दूसरी तरफ हॉक्स और बेस्ट जेनिस्ट ऑल माइट के पास आते हैं और वो वन फॉर ऑल के बारे में बात करना चाहते थे। लगता है मैं इसे और समय के लिए सीक्रेट नहीं रख सकता, तो सुनो। और वो उन्हें सारी चीजें बता देता है। इसके कई दिनों बाद वो तीनों हीरोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं जहां वो डाबी की बातों को भी एड्रेस करते हैं और बताते हैं कि वो यूए को इवैक्यूएशन फैसिलिटी में बदल रहे हैं। वहीं होश में आने के बाद इज़ुकू अपने सभी क्लासमेट्स को लेटर भेजता है जिसमें उसने वन फॉर ऑल और ऑल फॉर वन की सिचुएशन के बारे में बताया है। वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से उसके दोस्त खतरे में पड़े, इसलिए उसने स्कूल को छोड़ दिया है। वहीं शहर में लोगों ने हीरोज पर रिलाय करना छोड़ दिया है और कई ग्रुप्स में बट चुके हैं। वो खुद ही वेपन्स का यूज करके अपनी रक्षा करते हैं। तो अभी वहां पर मस्कुलर आ जाता है जो कि शिंडो से लड़ने लगता है। मस्कुलर उसे जमीन पर दबा देता है। शिंडो अपनी फुल कैपेसिटी पर अपने क्वर्क का यूज करता है, लेकिन फिर भी मस्कुलर ही उस पर भारी पड़ रहा था। उसने लगभग उसे मार ही दिया था, लेकिन तभी वहां पर डेकू आता है और मस्कुलर के ऊपर अटैक करके शिंडो को उससे बचा लेता है। मस्कुलर जंगल वाली अपनी लड़ाई को याद करता है और उससे लड़ने के लिए और भी एक्साइटेड है। डेकू शिंडो को उसकी क्लासमेट के पास छोड़ देता है और फिर से मस्कुलर के साथ लड़ने के लिए वहां से चला जाता है। सिक्स्थ यूजर एन उससे कहता है कि उसे स्मोक स्क्रीन का ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। इज़ुकू वन फॉर ऑल को 45% पर यूज कर रहा था और बड़ी ही आसानी से मस्कुलर को हरा देता है। वो मस्कुलर से ये भी जानने की कोशिश करता है कि शिगराकी और ऑल फॉर वन कहाँ है, लेकिन उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। उसे सिर्फ ये ऑर्डर दिया गया था कि वो जो भी चाहे वो कर सकता है। उसकी कुटाई करने के बाद डेकू उसे पुलिस को सौंप देता है। ये देखकर वहाँ पर जो लोग थे उन हीरोज के साथ इवैक्यूएट होने के लिए मान जाते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि उसे यूएस से लाए हुए आइटम्स दिए गए हैं जिसकी मदद से वो अपनी पावर्स को बेहतर तरीके से यूज कर सकता है, लेकिन ये भी वन फॉर ऑल को 100% पर नहीं झेल सकते। तभी ऑल माइट को हॉक्स का कॉल आता है। क्या इज़ुकू ठीक है? हाँ वो भी ठीक है। लेकिन उसके इतना कहते ही इज़ुकू फिर से वहां से चला जाता है। वो अपने साथ के लोगों को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहता, इसलिए उसने खुद को अकेला कर लिया है। अगर हम इस लड़ाई को जीतना चाहते हैं तो हमें पहले शिगराकी को ढूंढना होगा। मैं जानता हूँ ये तुम्हारे लिए मुश्किल है, पर मैं चाहता हूँ तुम इज़ुकू को पूरा सपोर्ट करो। इसके बाद पास्ट के सीन में हम देखते हैं कि जब इज़ुकू को होश आया था उसकी मॉम के पूछने पर ऑल माइट उसे सारी सिचुएशन समझा देता है। हम यूए को इज़ुकू की प्रोटेक्शन के लिए तैयार कर रहे हैं। मैं यूए नहीं जाने वाला, नहीं तो शिगराकी मुझे ढूंढता हुआ वहां भी पहुंच जाएगा। मेरी वजह से पहले ही कितने लोग घायल हुए हैं। उसकी मॉम उसे रोकने की कोशिश करती है पर वो नहीं सुनता, तो ऑल माइट कहता है कि वो भी उसके साथ जाएगा। इसके बाद वो इस प्लान के बारे में उन तीनों हीरोज को भी बता देता है। मरने के बाद भी शिमुरा रो रही है, तुम ढीठ मत बनना, अब समय आ चुका है, तुम्हें किसी को बचाने के लिए किसी को खत्म करना ही होगा। इसके बाद वो सभी हीरो के साथ मिलकर विलन शिगराकी और ऑल फॉर वन को रोकने में लग जाते हैं। आगे हम डेकू को देखते हैं जो कि एक बड़ी सी औरत को बचाता है क्योंकि उसका साइज इतना बड़ा था सभी लोगों को लग रहा था कि वो विलन है और वो उसके ऊपर हमला कर रहे थे। जब डेकू सिटी में घूम रहा था ऑल फॉर वन का पहला यूजर दो यूजर से डेकू की मदद करने को कहता है। वो कहते हैं कि वो उस समय से बिलोंग करते हैं जिस वक्त ऑल फॉर वन का राज था और वो रेजिस्टेंस का हिस्सा थे, तो वो डेकू की महान बातों से सहमत नहीं है, बिल्कुल मेरी तरह। लेकिन ऑल फॉर वन
का पहला यूजर उन्हें याद दिलाता है कि कैसे उन्होंने उसकी जान बचाई थी जबकि वो उसे वहां मारने आए थे। वो पहले लोग हैं जिन्होंने वन फॉर ऑल को बढ़ने दिया। उसकी बातें सुनकर वो दोनों भी डेकू की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आगे जब एंडेवर कुछ चोरों को हराता है, कुछ लोग उसके फेलियर्स और सीक्रेट्स की वजह से उसका विरोध करने आ जाते हैं। इसके बाद वो तीनों वहां से निकल जाते हैं। उन्हें लगता है कि ऑल फॉर वन डेकू की ताकत को लेने से पहले शिगराकी के शरीर पर पूरी तरह से कब्जा करना चाहता है। अगर वो ऑल फॉर वन को चुराना चाहता है तो उसे शिगराकी की नफरत की जरूरत पड़ेगी। तभी वो लोग देखते हैं कि डेकू का जीपीएस बंद हो चुका है और ऑल माइट की कार पर एक बॉम्ब से हमला होता है। आगे हमें पता चलता है कि उसके फोन पर लेडी नगांट ने हमला किया था। लेडी नगांट उन विलन्स में से एक है जिन्हें ऑल फॉर वन ने टार्टरस से फ्री किया था। लेडी नगांट का क्वर्क राइफल है जिसकी मदद से वो काफी दूर से उसके ऊपर हमला कर रही थी और डेकू सिर्फ उसके हमलों से बच ही पा रहा था। वहीं लेडी नगांट के साथ वहां पर ओवरहॉल भी है जिसे उसने प्रिजन से बचाया था। पास्ट में हम देखते हैं कि जब वो जेल से बाहर जा रहे थे, ऑल फॉर वन उसे रिक्रूट करने आता है जिसके लिए उसे एक फ्लोट क्वर्क भी देता है। वो ओवरहॉल को अपने साथ ले आई क्योंकि वही उसकी शक्ल से डेकू को पहचानता है। अगर वो उसकी मदद करता है तो वो उसे उसके फादर से मिलवा सकती है क्योंकि वो उनसे माफी मांगना चाहता है। वही नगांट पहले कमेटी में काम करती थी और उसका काम करप्ट हीरोज और कमेटी के मेंबर्स को खत्म करना था, लेकिन कमेटी ने इन सारी चीजों को छुपा कर रखा और दुनिया को सिर्फ अच्छी चीजें ही बताई। और जब लेडी नगांट ने इन सब चीजों को छोड़ने के बारे में सोचा, उसका सुपीरियर धमकी देकर उसे ऐसा करने से रोकता है। इसकी वजह से नगांट ने उसे मार दिया और इसी की वजह से उसे टार्टरस में बंद कर दिया गया। पर न्यूज में ये खबर छपी कि उसने अपने एक साथी हीरो की जान ली है। वहीं खुद को उससे बचाने के लिए डेकू बहुत ज्यादा अमाउंट में स्मोक को रिलीज करने लगता है। इसके बाद वो थर्ड यूजर के क्वर्क को यूज कर रहा था। तुम अभी इसे यूज करने के लिए रेडी नहीं हो, तुम्हें इसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत है। अब उन सब चीजों का समय नहीं है। आगे नगांट डेकू पर फायर करती है पर वो असल में डेकू नहीं था। इसके बाद वो कई बार फायर करती है पर वो सारी चीजें बस डिस्ट्रैक्शन थी। इसका फायदा उठाकर डेकू बड़ी ही तेजी से नगांट के पास पहुंच जाता है। तुम्हें अब हार मान लेनी चाहिए, लेकिन तभी नगांट उसे खूनी मारकर उसके ऊपर एक बुलेट शूट करती है जिससे वो डॉज नहीं कर पाता। वहीं लड़ाई के दौरान जब नगांट को लगता है कि वो हार जाएगी तो वो जानबूझकर चिसाकी को शूट करती है, पर डेकू अपने सारे क्वर्क्स को कॉम्बिनेशन में यूज करके बुलेट से भी फास्ट जाता है और ओवरहॉल को बचा लेता है। इसके बाद वो फिर से अपने क्वर्क्स की मदद से उसके वेपन को तोड़ देता है, पर इस दौरान वो समझ जाता है कि नगांट अभी भी हीरोज की साइड ही है, क्योंकि अगर वो कभी भी चाहती तो वो उसे शूट करके ऑल फॉर वन के पास ले जा सकती थी। तो वो उसे फिर से वापस से हीरोज की साइड में आने को कहता है, लेकिन ऑल फॉर वन को पहले से ही शक था कि नगांट उससे धोखा देगी, तो उसने पहले ही उसके अंदर एक बॉम्ब सा प्लांट कर दिया था। उस धमाके के बाद अचानक से ही वहां हॉक्स आ जाता है। अपने आखिरी शब्दों में नगांट उन्हें बता देती है कि वो डेकू को ऑल फॉर वन को कहां सौंपने वाली थी। वहीं एंडेवर ने ओवरहॉल को पकड़ा हुआ था। जब डेकू को पता लगता है कि वो अपने फादर से माफी मांगना चाहता है, अगर तुम्हें ईरी के लिए भी बुरा लग रहा है और तुम उससे माफी मांगना चाहते हो तो मैं नगांट के प्रॉमिस को पूरा कर सकता हूँ। डेकू जब नगांट के जले हुए शरीर को देखता है, उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ने लगता है। जो लोकेशन उन्हें नगांट ने बताई थी, डेकू काफी सारे हीरोज के साथ वहां पहुंच जाता है, लेकिन अंदर जाने के बाद उन्हें पता लगता है कि वो पूरी जगह खाली है। वहां पर ऑल फॉर वन ने पहले से ही एक रिकॉर्डिंग छोड़ी थी जिसमें वो डेकू के फेलियर्स को गिनाने लगता है, जिसके बाद वो जगह एक्सप्लोड हो जाती है। हीरोज वहां से बच जाते हैं और बात करने लगते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे हीरोज की संख्या कम होती जा रही है। दूसरी तरफ डेकू एक और हिटमैन को हरा देता है जिसे भी ऑल फॉर वन ने हायर किया था। वहीं ऑल माइट उसे थोड़ा आराम करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था और वो नहीं चाहता कि उसके दिमाग पर और भी बुरा असर पड़े, लेकिन बुरा असर ऑलरेडी उसके ऊपर हो चुका है। कई दिनों से वो सोया नहीं है और कुछ खाया भी नहीं, और वो ऑल माइट से कहता है कि उसे अब उसकी मदद की कोई जरूरत नहीं है, वो सिर्फ उसके रास्ते में ही आएगा। जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। इसके बाद डेकू शहर में घूमता रहता है और जिसे भी उसकी मदद चाहिए होती है वो उसकी मदद करता है। हीरोज और वन फॉर ऑल के सभी यूजर्स उसे आराम करने को कहते हैं, लेकिन वो उनकी सुनता ही नहीं। इसकी वजह से डेकू की हालत बिगड़ती ही जाती है और अब वो हीरो कम और विलन जैसा ज्यादा दिख रहा था। लोग उससे अब डरने लगे हैं और रूमर्स तो ये फैल गए हैं कि वो एक नोमू है, लेकिन इसके बावजूद भी वो नहीं रुकता। वो तब तक नहीं रुकना चाहता जब तक उसके साथियों के चेहरे पर फिर से स्माइल ना हो। वो कामिनो शहर में पहुंचते पहुंचते काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है, जहां पर एक डिक्टेटर नाम का विलन उसका पहले से ही इंतजार कर रहा था। वो अपने कोर्ट की मदद से लोगों को कंट्रोल कर सकता है, जिन्हें कहकर वो डेकू पर हमला कर देता है। डेकू एक तो कमजोर था, ऊपर से वो सब लोग सिविलियंस थे, तो वो उनके ऊपर हमला नहीं करना चाहता था। वो सारी जनता डेकू को मारने वाली थी, पर तभी वहां पर बाकुओ आ जाता है और वो डिक्टेटर को हराकर उसे बचा लेता है। पास्ट के सीन में हम देखते हैं कि क्लास 1A को डेकू की सिचुएशन के बारे में पता लग जाता है और इस बात को कंफर्म करने के लिए वो प्रिंसिपल को कहकर एंडेवर को यहाँ बुलाते हैं। वो कहते हैं कि वो अपने दोस्त की मदद करना चाहते हैं, जिसके लिए प्रिंसिपल उन्हें परमिशन दे देता है। वो डेकू के पास पहुंच जाते हैं ताकि वो उसे वापस से यूए की प्रोटेक्शन में ला सके। वो वहां पर
आराम कर सकता है। लेकिन डेकू उनके साथ जाने से मना कर देता है। तुम मेरी मदद करने आए, उसका शुक्रिया। वो वहाँ पर अपनी स्मोक स्क्रीन का यूज करके वहाँ से भागने लगता है, पर बाकुगो अपने ब्लास्ट की मदद से उस सारे स्मोक को वहाँ से हटा देता है। तुम्हें क्या लगता है तुम जो चाहे वो कर सकते हो? तभी कोजी काफी सारी बर्ड्स की मदद से उसे वहीं पर रोकने की कोशिश करता है। प्रिंसिपल ने कहा है कि तुम वापस आ सकते हो। माफ करना कोजी, मैं नहीं आ सकता। वो ब्लैक विप का यूज करके वहाँ से जाने लगता है। तभी सैरो अपनी टेप की मदद से उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो उसके टेप्स को तोड़ता हुआ वहाँ से चला जाता है। टोकोयामी और जीरो मिलकर उसके ऊपर अटैक करते हैं, पर डेकू उनके हमले से भी बच जाता है। इसके बाद बारी बारी से सभी स्टूडेंट्स उसे रोकने की कोशिश करते ही रहते हैं, लेकिन डेकू अपनी वजह से उनकी जान फिर से खतरे में नहीं डालना चाहता था। तभी टोकोयामी अपनी शैडो की मदद से उसे पकड़ने की कोशिश करता है, जिसके बाद मोमो अपनी पावर्स का यूज करके डेकू को बांधने की कोशिश करती है, लेकिन ये चीजें डेकू को नहीं रोक पाती। वो अपनी क्वर्क्स का यूज करके आसानी से उनसे आजाद हो जाता है और उनसे बचकर वहां से निकल जाता है। लेकिन जब वो वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, शोटो अपनी आइस से उसे ट्रैप कर देता है और उसके साथ साथ सभी स्टूडेंट्स उसे बताने लगते हैं कि उसने किस तरह उनकी मदद की थी और उनकी जिंदगी को बदला है, इसलिए वो भी उसकी मदद करना चाहते हैं। तुम समझते क्यों नहीं? हम साथ में मिलकर ये सब कर सकते हैं। हम एक साथ ऑल फॉर वन को हरा सकते हैं। लेकिन वो उसकी आइस से फिर से आजाद हो जाता है और अपनी कोर्स की मदद से वहां से भागने लगता है। वो चाको उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो समय पर उस तक नहीं पहुंच पाती। इसके बाद सारे स्टूडेंट्स मिलकर उसकी स्पीड को मैच करने की कोशिश करने लगते हैं। टोकोयामी अपनी शैडो से उन तीनों को जोर से ऊपर फेंकता है और शोटो अपनी फायर की मदद से अपनी स्पीड को बढ़ाने लगता है, जिस दौरान मीना ने अपनी एसिड से उन्हें फ्रिक्शन से बचा कर रखा था। सभी स्टूडेंट्स मिलकर आखिरकार उस तक पहुंच जाते हैं और ईडा डेकू के हाथ को पकड़ता है। वन फॉर ऑल का सेकंड यूजर कहता है कि डेकू को अपने आसपास ऐसे लोग चाहिए जिनकी सोच उसी के जैसी हो, जो कि हर वक्त उसका साथ दें। इस दौरान डेकू की सारी ताकत खत्म हो जाती है और वो ईडा के साथ नीचे गिर रहा था, लेकिन वहां पर किरिशिमा पहले से ही मौजूद था, जो कि उन दोनों को कैच कर लेता है। मुझे वापस आने में कोई हर्ष नहीं है, पर अगर मैं वापस आया तो इतने लोग मेरे पीछे पड़े हैं कि तुम लोग भी सेफ नहीं बचोगे। इसके बाद बाकुगो भी वहां पहुंच जाता है और वो उसके साथ अपने पास्ट को याद करता है। तुम लगभग सारी चीजें परफेक्टली करते हो, लेकिन ऐसी कंडीशन में तुम ऑल फॉर वन को नहीं हरा सकते, तो हमें अपनी मदद करने दो। डेकू उनसे कहता है कि वो उससे बहुत अच्छे हीरोज बन चुके हैं और बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो यूए में पहुंच जाते हैं, जहां प्रिंसिपल उन्हें बताता है कि अब यूए की सिक्योरिटी टार्टरस से भी बेटर हो चुकी है। उस पूरी जगह को सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया गया है, जो कि खतरे के समय में अंडरग्राउंड जा सकती है और अंडरग्राउंड प्रोटेक्शन के लिए 3000 मेटल प्लेट्स हैं। उन्होंने अंडरग्राउंड रास्ता भी बनाया है, जिससे वो कैत्सुबुत्सु स्कूल तक जा सकते हैं। स्टूडेंट्स डेकू के साथ यूए के अंदर जाते हैं, पर जिन लोगों को सेफ्टी के लिए वहां रखा गया था वो इसका विरोध करने लगते हैं। उन्हें पता है कि सारे विलन्स उसी को हंट कर रहे हैं और इसकी वजह से उनकी भी जान खतरे में आ सकती है। पर आखिर में सारे हीरोज ने अपनी लंबी चौड़ी स्पीच देकर, खासकर ओचाको ने, उन्हें कन्विंस करने में कामयाबी हासिल कर ली। वो सभी समझ जाते हैं कि पहले हीरोज उन्हें प्रोटेक्ट किया करते थे सिर्फ अपनी ग्लोरी के लिए, लेकिन अब ऐसा नहीं है। वो सिर्फ उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं और अगर वो अब इस सिचुएशन में उन्हें सपोर्ट नहीं करते तो वो पुराने दिन कभी वापस नहीं आएंगे। वहीं डेकू प्रॉमिस करता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। दूसरी तरफ प्रिंसिपल आइजावा को उसके स्टूडेंट्स और उसके दोस्त कुरुगिरी के बारे में सारी चीजें बता देता है, जिसे सीक्रेटली सेंट्रल हॉस्पिटल में पहुंचा दिया गया है ताकि आइजावा उससे बात कर सके। वो आइजावा को ये भी बताते हैं कि उन्होंने टोगा से प्रोटेक्शन के लिए भी तैयारियां कर ली है, क्योंकि उन्हें ये पता चल चुका है कि टोगा की ट्रांसफॉर्मेशन कितनी देर तक रहती है और हर रेफ्यूजी को समय पर चेक किया जाता है। वहीं ऑल माइट डिसाइड करता है कि वो चैन से नहीं बैठ सकता और जो लोग इवैक्यूएट होने से मना कर रहे हैं उन्हें मनाने जाने लगता है। वहीं दूर से उसे स्टेन देख रहा था। जब ऑल माइट उस जगह पर जाता है जहां पर उसका स्टैचू था, वहां पर उसे डेकू का मास्क दिखता है और साथ ही वहां स्टेन भी था, पर उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो ऑल माइट ही है। तो वो खुद को ट्रांसफॉर्म करके उसे दिखाता है, तुम ऑल माइट नहीं हो सकते। तब स्टेन उसे पत्थर के पीछे छुपा लेता है और वहां पर एक लड़की आती है जो कि हर रोज वहां आती है और उसके स्टैचू को साफ करती है। ये आखिरी इंसान है जिसे ऑल माइट ने बचाया था। लोग तुम्हारी ताकत की वजह से नहीं, तुम्हारी प्रिंसिपल की वजह से रिस्पेक्ट करते थे। तुम जब स्माइल करते थे लोगों के बीच में उम्मीद जागती थी। ये उम्मीद की आग कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। यही है जो एक दिन इस दुनिया को बदल देगी। इसके बाद स्टेन वहां से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो उसे टार्टरस से निकले हुए प्रिजनर्स की इंफॉर्मेशन देता है जो कि मरते हुए गार्ड ने उसे दी थी और कहा था कि वो इसे एक ऑनेस्ट इंसान को दे। इसका यूज करो और जब सब कुछ खत्म हो जाए मुझे मारने आना, क्योंकि मैंने 40 हीरोज की जान ली है। स्टेन ने ये सारी चीजें इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए की थी। इसके बाद हम वापस से स्कूल में पहुंचते हैं, जहां क्लास के स्टूडेंट्स डेकू को चेयर अप करने की कोशिश कर रहे हैं और सारी धुलाई होने के बाद वो उसके ऊपर सवालों की बारिश कर देते हैं। लेकिन शोटो उन सभी को रोकता है क्योंकि डेकू को आराम की जरूरत है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसने ऑल माइट को किस
इस हालत में छोड़ा था। तभी शोटो उसे बताता है कि वो खिड़की के बाहर ही खड़ा है। ऑल माइट डेको से माफी मांगता है क्योंकि वो उसकी जरा भी मदद नहीं कर पाया। आखिरी लड़ाई का समय आ चुका है। मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है जो हमारे काम आ सकती है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए हमें हर किसी की ताकत की जरूरत होगी, मेरे इस कमजोर शरीर की भी। मुझे भी माफ कर दो ऑल माइट, अब मैं हर प्लान में तुम्हारा साथ दूंगा। इसके बाद ऑल माइट एंडेवर और बाकी सबके पास जाता है। वहीं हॉक्स कह रहा था कि 1 महीना बीत चुका है, यानी शिगराकी की बॉडी को कंप्लीट होने में अब सिर्फ 30 दिन बचे हैं, पर उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा था कि हीरो किलर ने उनकी मदद की है। वहीं जब ऑल फॉर वन ने सभी प्रिजनर्स को फ्री किया था, चीजों का पता लगाने के लिए स्टेन कंट्रोल रूम में जाता है और सिक्योरिटी गार्ड से एक बॉक्स को लेने लगता है। तुम्हें ये क्यों चाहिए? मुझे जानना है यहाँ पर हो क्या रहा है। वो उस बॉक्स को लेकर वहां से ले जाने लगता है। तुम इसे लेकर नहीं जा सकते। फिक्र मत करो, मैं इसे ऐसे इंसान को दूंगा जो इसे अच्छे के लिए यूज करेगा। तुम क्या हो, इंसान या फिर एक मॉन्स्टर? मैं वो हूँ जो दुनिया को बदलना चाहता है। मैं नहीं जानता कि वो मॉन्स्टर क्या करना चाहता है, तो इसीलिए मैं इसे एक ऐसे हीरो को दूंगा जिस पर मैं भरोसा करता हूँ। वहीं विलन्स को इंटेरोगेट करने के बाद उन्हें पता चलता है कि ऑल फॉर वन वन फॉर ऑल को चाहता है, इससे पहले कि शिगराकी की बॉडी कंप्लीट हो जाए। वहीं स्टेन ने जो डेटा उन्हें दिया है उसमें टार्टरस सिस्टम के फेल होने के बारे में भी इंफॉर्मेशन है। इस इंफॉर्मेशन की मदद से वो यूए की सिक्योरिटी को बेहतर कर सकते हैं। उन हीरोज को ये भी पता लगा कि ऑल फॉर वन और शिगराकी की कॉन्शियसनेस आपस में कनेक्ट हो रखी है। ऑल माइट उन्हें बताता है कि उसकी कॉन्शियसनेस वन फॉर ऑल में है, जिसे जब उसने डेकू को छुआ था वो फील कर पा रहा था, लेकिन वो उससे कम्युनिकेट नहीं कर सकता। वो उसकी बातें तो सुन सकते हैं पर वो उनके जवाब नहीं सुन सकता, पर वो उनकी फीलिंग्स को महसूस कर पा रहा था। उन्होंने विलन्स के सिग्नल्स को भी इंटरसेप्ट किया है, जिनसे उन्हें पता लगा कि 38 दिनों में सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 3 दिन में शिगराकी की बॉडी तैयार हो जाएगी। और अब उन्हें ये पता लगाना है कि वो इससे डील कैसे करेंगे। उन्हें ऑल फॉर वन और शिगराकी को रोकने के लिए दूसरी कंट्री के हीरोज की भी जरूरत पड़ेगी, जहां वन फॉर ऑल के लोग पहले ही पहुंच चुके हैं। कई देश के हीरोज उसकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स की वजह से वो अभी भी अपने गवर्नमेंट के डिसीजन का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका की नंबर 1 हीरो, जिसका नाम स्टार एंड स्ट्राइप है, वो बिना किसी गवर्नमेंट परमिशन के उसकी मदद करने आ रही है। मुझे वहां जल्दी पहुंचना होगा, मेरे मास्टर को मेरी जरूरत है। इसके बाद हम अमेरिका का सीन देखते हैं, जहां एयरफोर्स के सोल्जर्स टीवी पर जापान की न्यूज देख रहे थे, जिसमें आजाद हुए कैदियों और पैरानॉर्मल आर्मी की मचाई हुई तबाही के बारे में बताया जा रहा था। तभी वहां पर अमेरिका की नंबर 1 हीरो पहुंच जाती है, जिसका नाम स्टार एंड स्ट्राइप है। जिसके बाद वो सभी लोग जापान की तरफ जाने लगते हैं। उसका सीनियर ऑफिसर उससे कहता है कि अगर वो किसी मुसीबत में फंस गई तो उसकी जिम्मेदार वही होगी। इसकी फिक्र मत करो, मुझे जल्दी से जल्दी जापान पहुंचाओ, मेरे मास्टर को मेरी जरूरत है। इसके बाद हम एक केव के अंदर ऑल फॉर वन को देखते हैं। सारी पुलिस और हीरोज कैदियों को पकड़ने में बिजी है, यानी उनका ध्यान मुझसे हट चुका है। हमें बस उनसे कुछ और दिन बचना है, फिर मैं वन फॉर ऑल को अब्सॉर्ब कर लूंगा, पर उससे पहले हमें स्टार का कुछ करना होगा। इसके बाद हम लिबरेशन आर्मी के मेंबर्स को देखते हैं, जिनका लीडर तो पकड़ा जा चुका है, लेकिन उन्होंने अभी भी हार नहीं मानी है। दूसरी तरफ हॉक्स, एंडेवर और बेस्ट जीनिस्ट स्टार से मिलने जा रहे थे, तभी उन्हें अलर्ट आता है और हम देखते हैं कि स्टार के सामने शिगराकी नोमुस पर बैठा हुआ आ रखा है। स्टार को लग रहा था कि वो ऑल फॉर वन है, पर उसका ड्राइवर उसे बताता है कि वो शिगराकी है, जो कि अपनी उंगलियों से छूकर किसी को भी राख में बदल सकता है। वो उससे लड़ने के लिए बैटल फॉर्मेशन में आ जाते हैं। ये सब कितना अजीब है। मुझे पता है कि मैं तोमुरा शिगराकी हूँ, पर ऐसा भी लगता है जैसे मैं ऑल फॉर वन भी हूँ। वो उनके ऊपर रेडियो वेव से हमला करता है, पर इससे वो सभी किसी तरह बच जाते हैं। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा क्वर्क क्या है, देखते हैं कौन किसे पहले छूता है। स्टार अपने न्यू ऑर्डर क्वर्क का यूज करती है। वो जिस किसी भी चीज को छूती है वो उसका नाम लेकर उसे कोई भी ऑर्डर दे सकती है या फिर उसके रूल्स को बदल सकती है। वो शिगराकी के चारों तरफ ऑक्सीजन को खत्म कर देती है, जिससे वो सांस नहीं ले पा रहा था। स्टार के ऑर्डर देने पर सभी प्लेन्स उसके ऊपर हमला करते हैं, पर वो उनके अटैक्स को रिफ्लेक्ट कर देता है और स्टार एक लेजर को छूकर उसे गायब होने का ऑर्डर देती है। वो लोग नोटिस करते हैं कि शिगराकी की रिजनरेशन बहुत ज्यादा तेज है। मैं फिर से सांस ले सकता हूँ, यानी एक बार में एक ही चीज को ऑर्डर दे सकती है। शिगराकी स्टार के ऊपर हमला करने जाता है, पर वो उसे मुक्का मार के खुद से दूर कर देती है। मैं एक वक्त पर सिर्फ 2 रूल्स को ही एक्टिव रख सकती हूँ, जिनमें से एक रूल हमेशा मेरी बॉडी पर होता है ताकि मैं इसे स्ट्रॉन्ग बना सकूं, पर मैं फिर भी ऑल माइट जितनी ताकतवर नहीं हूँ। इसके बाद हम उसका पास्ट देखते हैं। वो अपनी फैमिली के साथ कहीं जा रही थी, तभी कुछ चोरों ने उसकी गाड़ी पर हमला कर दिया था। उसे लग रहा था कि वो मारी जाएगी, पर तभी ऑल माइट ने उसे बचा लिया। तभी से वो उससे इंस्पायर हो गई और उसे अपने मेंटोर की तरह मानने लगी। स्टार उसे पकड़कर एक प्लेन पर दबा देती है। मैंने अपने लास्ट अटैक में ऑर्डर दिया था कि तुम जरा भी हिलो तो तुम्हारा दिल रुक जाए। इसके बाद हम उसके शरीर के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ शिगराकी और ऑल फॉर वन 98% तक जुड़ चुके हैं। जब वो दोनों एक हो जाएंगे तब वो ना ही शिगराकी होंगे ना ही ऑल फॉर वन, वो कोई अलग ही इंसान होगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वहीं बाहर स्टार देखती है कि उसका क्वर्क काम नहीं कर रहा था। क्या ये तोमुरा शिगराकी नहीं है? तभी शिगराकी उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसकी
वजह से उसे पीछे हटना पड़ता है। अब मैं तुम्हारे क्वर्क को समझ चुका हूँ, इसकी भी लिमिट्स हैं। ये अपने क्वर्क से किसी भी चीज पर जैसे चाहे वैसे रूल ला सकती है। उसके सामने कोई भी सिर्फ एक खिलौने जैसा है। पर एक चीज तो मैं समझ चुका हूँ, वो अपनी बॉडी को ज्यादा ताकतवर नहीं बना सकती, यानी इसकी भी एक लिमिट है। तो शायद जिंदा चीजों पर ये ढंग से काम नहीं करता है। किसी लिविंग चीज पर काम करने के लिए इसे और सामने वाले को पता होना चाहिए कि वो है कौन, पर मैं जानता ही नहीं कि मैं हूँ कौन। तुम्हारा अगला ऑर्डर क्या है स्टार? कमांडर से कहो कि वो यहाँ पर मिसाइल से हमला करें। हम बिना परमिशन के यहाँ आए हैं, ऐसा करना सही नहीं होगा। हमें ये करना ही होगा। शिगराकी सिर्फ जापान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है, हमें उसे यहीं पर रोकना होगा। इसके बाद स्टार एयर को ऑर्डर देकर उसे खुद का ही बड़ा सा रूप बना लेती है और वो उसी जायंट से शिगराकी के साथ लड़ने लगती है। वो उसे एक मच्छर की तरह अपने हाथों के बीच में दबा देती है, जिसके बाद जब वो मिसाइल्स को फायर करते हैं वो उन्हें अपने हाथों से कंबाइन करती है और एक बड़े से लाइट सेबर की तरह उससे शिगराकी पर हमला करती है। तभी कमांडर उसे कॉल करता है। स्टार, जो तुमने हरकत की है इसका असर तुम्हारे लाइसेंस पर पड़ेगा। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मुझे जापान के हंटर्स ने कॉल किया था। एंडेवर और कुछ हीरोज तुम्हारी मदद करने के लिए आ रहे हैं। तुम हम सबको बचाने के लिए ऐसे विलन से लड़ रही हो जिसे ऑल माइट भी नहीं हरा पाया था। तो अब समय आ चुका है स्टार, तुम ऑल माइट को सरपास करो। मैंने सुपरसोनिक मिसाइल्स को वहां भेज दिया है। वो सारी मिसाइल्स शिगराकी को ही लगनी चाहिए। वो जानती है कि ये मुझे नहीं खत्म कर सकता, तो जरूर उसके पास कोई और अटैक है और ये लेजर सिर्फ मुझे रोकने के लिए है। तभी वो सारे मिसाइल्स स्टार तक पहुंच जाते हैं और वो उन्हें पकड़कर शिगराकी की तरफ ही मुड़ने का ऑर्डर देती है। पर इसकी वजह से लेजर का ऑर्डर खत्म हो जाता है और शिगराकी स्टार की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन वो सारे प्लेन्स मिलकर अपनी लेजर से उसे रोक देते हैं। जिसके बाद वो सारे मिसाइल्स शिगराकी को ही जाकर लगते हैं, जिसकी वजह से वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है। वो धमाका इतना ज्यादा बड़ा था कि उतनी दूर से एंडेवर को भी वो दिख रहा था। उस धमाके से समुद्र में एक बड़ा सा गड्ढा हो चुका था, लेकिन स्टार को अभी भी शक था कि ये उसे खत्म करने के लिए काफी नहीं है। तभी शिगराकी जली हालत में उसी की तरफ आने लगता है। शिगराकी को पता था कि वो उसके ऊपर कोई बड़ा हमला करने वाली है, तो उसने अपनी डीके का यूज करके धरती में और भी ज्यादा बड़ा गड्ढा कर लिया और अंदर ही जाकर छुप गया। और जिस पर वो लोग लेजर शूट कर रहे थे वो शिगराकी नहीं बल्कि एक नोमू था। अगर मेरे सामने तुम पहले आती तो कब की मारी जाती। तुम जरा भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो। वो सारी प्लेन्स पर कूदता हुआ स्टार की तरफ जाने लगता है और एक प्लेन पर जाकर खड़ा हो जाता है। तुम मेरी फिक्र मत करो स्टार, मेरे साथी इसे क्रश कर दो। लेकिन अपने साथियों के बारे में सोचकर वो स्माइल करती है और कुछ भी नहीं करती, जिसकी वजह से शिगराकी उसके पास पहुंचकर उसे छू लेता है। मैं कभी नहीं चाहता था कि ऑल फॉर वन और न्यू ऑर्डर मिलकर मुझसे फाइट करें, इसलिए मैंने सेफ्टी कमीशन के हेड को खत्म करवा दिया और अपने दुनिया के सारे दोस्तों से कहा कि वो चारों तरफ तबाही मचा दे ताकि कोई भी जापान की मदद करने ना आ सके। मैं शिगराकी की बॉडी को कंप्लीट होने देना चाहता था, जिसके बाद मैं वन फॉर ऑल और न्यू ऑर्डर को अब्सॉर्ब करता। उसके बाद ये सारी दुनिया मेरे सामने एक चींटी जैसी होती। पर जब मुझे पता लगा कि तुम आ रही हो तो मैंने जुआ खेला, क्योंकि मुझे पता था कि तुम मुझसे नहीं जीत सकती। मेरा ऑर्डर है, मैं डीके नहीं होंगी। लेकिन इसके बावजूद भी उसकी बॉडी डीके होने लगती है। लेकिन जैसे ही वो उसके कोर को अब्सॉर्ब करता है उसका शरीर अंदर से ही घायल होने लगता है। शिगराकी को समझ नहीं आता कि यहाँ हो क्या रहा है। जब वो धमाका शिगराकी पर काम नहीं किया था तभी स्टार ने अपने कोर को नया ऑर्डर दिया था कि वो शिगराकी के कोर्क्स को खत्म कर दे। शिगराकी के अंदर न्यू ऑर्डर उसके सारे कोर्क्स को खत्म किए जा रहा था। मेरा कोर्क अगर ऑल फॉर वन के पास चला जाता तो पूरी दुनिया में उसे कोई नहीं हरा पाता, तो इसलिए मैंने खुद को बचाने की जगह अपने कोर्क को बचाया ताकि मैं दुनिया के लिए कोई खतरा ना बन जाऊं। वो अपने सभी दोस्तों और कमांडर को याद करके उनका शुक्रिया अदा करती है। सारे प्लेन्स शिगराकी के ऊपर लेजर से हमला करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो बाहर से रिजनरेट भी नहीं हो पा रहा था और अंदर न्यू ऑर्डर उसके अंदर तबाही मचा रही थी। उस दिन तुमने मुझे बचाया था और आज मैं उस फेवर को लौटा रही हूँ अपनी जान के साथ। इसके बाद उसकी मौत हो जाती है। वही मौका मिलते ही शिगराकी वहां से भागने लगता है और सारे प्लेन्स उसके पीछे जाने लगते हैं। वही शिगराकी सोच रहा था कि वो जहाँ भी जाता है उसे हर जगह ऑल माइट ही दिखता है और वो रेडियो वेव से हमला करके उन सभी प्लेन्स को पीछे कर देता है और वहां से बचकर निकल जाता है। स्टार, तुमने ऑल माइट को सरपास कर लिया है। दूसरी तरफ हम कुछ चोरों को देखते हैं जहाँ शिगराकी पहुंच जाता है और उस बंदे के अंदर न्यू ऑर्डर को ट्रांसफर करने लगता है। बेवकूफ, न्यू ऑर्डर ने तुम्हारे कितने सारे कोर्क्स को खत्म कर दिया है, जिसकी वजह से मैं भी डैमेज हो चुकी हूँ और खत्म होने वाली हूँ। मुझे बस इसी बात का अफसोस है कि मैं तुम्हें मार नहीं पाई, पर कोई ना कोई हीरो जरूर आएगा जो कि तुम्हें खत्म कर देगा। इसके बाद स्टार वहां से गायब हो जाती है। स्टार की मौत की खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है, जिसकी वजह से सारे देश जापान की मदद करने से मना कर देते हैं। जो स्टार के साथ पायलट थे वो ऑल माइट को जाकर उसकी मौत की खबर देते हैं और बताते हैं कि उसकी फाइट के दौरान उन्होंने शिगराकी पर काफी सारा डेटा भी कलेक्ट किया है। इसके बाद ऑल माइट यूए जाता है। जो अमेरिका से हमें डेटा मिला है उसके हिसाब से शिगराकी की बॉडी कल ही कंप्लीट होने वाली थी, पर स्टार के साथ हुई फाइट की वजह से वो कम से कम एक हफ्ते तक हिल भी नहीं पाएगा और न्यू ऑर्डर ने
उसके कई सारे क्वर्क्स को खत्म भी कर दिया है, पर इसके बाद भी उनकी विलेंस की आर्मी हमसे कहीं ज्यादा बड़ी है। लेकिन वो सभी स्टूडेंट्स कहते हैं कि वो किसी भी फाइट के लिए तैयार हैं। इसके बाद हम उसी केव का सीन देखते हैं जहां शिगराकी दर्द के मारे चिल्ला रहा था और ऑल फॉर वन फील करता है कि उन दोनों की कॉन्शियंस अब काफी ज्यादा जुड़ने लगी है, क्योंकि वो उसके गुस्से को शिगराकी के अंदर फील कर पा रहा था। दूसरी तरफ यूए के सारे स्टूडेंट्स ट्रेनिंग में बिजी थे और सोचने लगते हैं कि ऑल फॉर वन काफी अच्छे तरीके से छुप सकता है, तो इसीलिए उन लोगों को पहली चाल चलनी होगी ताकि फाइट की जगह विलन्स नहीं बल्कि वो डिसाइड करें। दूसरी तरफ हम टोरू को देखते हैं जो कि आयोमा और उसके माँ बाप पर नजर रख रही थी और उसे पता लगता है कि वो सब ऑल फॉर वन के जासूस हैं। हमें पता चलता है कि आयोमा बिना क्वर्क के पैदा हुआ था, पर उसके माँ बाप उसे अलग थलग महसूस होने नहीं देना चाहते थे, तो उन्होंने ऑल फॉर वन के साथ सौदा करके उसे उसका क्वर्क दिलाया। लेकिन अब वो उन्हें मौत की धमकी देकर कुछ भी करवा रहा है। आयोमा ने ही मजबूरी में आकर विलन्स को समर कैंप और यूए में होने वाली एक्सरसाइज के बारे में बताया था। तभी वहां पर डेकू पहुंच जाता है जो सारी बातें सुनकर हैरान था। वहीं आयोमा रोता हुआ सारी बातों को कबूल कर लेता है। इसके बाद वो तीनों वहां से भागने लगते हैं और डेकू से बचने के लिए आयोमा उसके ऊपर हमला कर देता है, पर टोरू उसके लेजर को रिफ्रैक्ट कर देती है और पहली बार हम उसका चेहरा देखते हैं। इसके बाद डेकू अपने ब्लैक विप की मदद से उन तीनों को ही पकड़ लेता है। सारे हीरोज उन्हें अपनी हिरासत में ले लेते हैं। आयोमा सारी बातों के लिए माफी मांगता है और खुद को एक विलन कहता है, पर डेकू उससे कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो विलन नहीं एक विक्टिम है और अभी भी मौका है, वो हीरो बन सकता है। लेकिन सारे हीरोज अभी भी इस बात के खिलाफ थे। लेकिन क्लास 1A के सारे स्टूडेंट्स आयोमा पर भरोसा करते थे। तभी वहां पर आइजावा वीडियो कॉल करता है और वो भी अपने स्टूडेंट्स का साथ देता है और उन्हें प्लान बताता है कि वो आयोमा की मदद से कैसे जीत सकते हैं। इसके बाद बाकी के इन्वेस्टिगेशन के लिए आयोमा को वहां से ले जाया जाता है। दूसरी तरफ फीटा और इज़ुकू अपनी आइटम्स की मरम्मत करने के लिए डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में पहुंचते हैं, जहां वो मे से मिलते हैं और उन्हें पता लगता है कि उसे बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता है। उन्हें पता लगता है कि इस डिपार्टमेंट के सारे स्टूडेंट्स यूए के बैरियर को अपग्रेड कर रहे हैं। वहीं इस काम को करते दौरान भी वो उन दोनों के आइटम पर काम खत्म कर देती है और उन दोनों को ही उनके मुंह पर दे मारती है। इसके बाद वो अपने सपोर्ट आइटम्स को पहनकर बाकी के स्टूडेंट्स के पास आते हैं और वो माउंट लेडी के साथ मिलकर अपने मिशन को शुरू करते हैं। दूसरी तरफ हम ऑल माइट, पुलिस फोर्स और काफी सारे हीरोज को देखते हैं और वहां पर यूएस के कुछ सोल्जर्स भी मौजूद थे। वो सब मिलकर प्लान बनाते हैं कि उन्हें शिगराकी और ऑल फॉर वन को कम से कम 10 किलोमीटर दूर रखना होगा, क्योंकि अगर वो किसी तरह साथ में मिल गए तो उन्हें हराना नामुमकिन हो जाएगा। दूसरी तरफ आइजावा आयोमा से बात करने जाता है और उससे बात करके उसके अंदर से ऑल फॉर वन के डर को खत्म कर देता है। इसके बाद हम टोगा के पुराने घर को देखते हैं जहां टोगा अपने पास्ट को याद कर रही थी। तभी वहां पर डाबी आ जाता है। तुम्हारे जैसे साइको के अंदर भी फीलिंग्स हैं, और वो उसकी मदद करने के लिए उसके घर को जला देता है। मैंने वॉर के दौरान ट्वाइस का कुछ ब्लड लिया था, जो यकीन है कि तुम इसका सही इस्तेमाल करोगी। दूसरी तरफ केव के अंदर स्पिनर शिगराकी को देखता है जिसकी बॉडी बड़ी ही भयानक दिख रही थी। क्या ये शिगराकी ही है? फिक्र मत करो, उसकी रिकवरी बड़े ही अच्छे से हो रही है। वहीं क्लास 1A सारा दिन भागे हुए कैदियों से लड़ने के बाद आराम करने यूए पहुंचते हैं। तभी वहां पर ऑल माइट उन्हें आने वाली युद्ध की डिटेल्स को देने आते हैं। अगले दिन प्रिंसिपल नेजू सभी रेफ्यूजीज को बताते हैं कि विलेंस 4 दिन के अंदर हमला करने वाले हैं और 1A के स्टूडेंट्स अपने सभी परिवार वालों को अलविदा कहते हैं, क्योंकि वो मेकशिफ्ट फोर्ट्रेस ट्रॉय के अंदर जा रहे हैं। इसी के अंदर वो शिगराकी के साथ फाइनल बैटल करेंगे। दूसरी तरफ डेकू ओचाको के पास जाता है और उसकी स्पीच के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि उसी की वजह से वो यूए में रह पाया। ओचाको कहती है कि उस स्पीच के दौरान उसे टोगा का उदास चेहरा याद आया था और डेकू भी कहता है कि वो भी शिगराकी के उदासी भरे चेहरे को भूल नहीं पा रहा है। आगे हम 3 दिन बाद का सीन देखते हैं जहां ऑल फॉर वन आयोमा को डेकू को एक अननोन लोकेशन पर लाने का ऑर्डर देता है और ये कंफर्म करने के लिए कि वो उनसे झूठ नहीं बोल रहा है, वो लाइट डिटेक्शन कोर का यूज करता है। इसके बाद आयोमा डेकू को एक सुनसान सी जगह पर बुलाता है। तुम तो जेल में थे, बाहर कब आए? मेरे पेरेंट्स के लॉयर ने मुझे निकाला है। इसके बाद आयोमा डेकू को ऑल फॉर वन के प्लान्स के बारे में बताता है कि वो पूरी दुनिया पर कैसे राज करेगा। तभी वहां ऑल फॉर वन आ जाता है और आयोमा को शाबाशी देता है, पर तभी उसे झटका लगता है क्योंकि आयोमा ने उसे धोखा दिया था और वो उसके ऊपर हमला कर देता है। इसके बाद वो अपने क्वर्क से कई सारे विलेंस को वहां लाने लगता है, पर तभी उसे एक और झटका लगता है क्योंकि हीरोज कुरोगिरी के क्वर्क का यूज करके वहां पर आने लगे थे। इसके बाद हम लड़ाई से कुछ दिन पहले का सीन देखते हैं जहां ऑल माइट, नेजू और सुकाची सारे स्टूडेंट्स को अपना प्लान समझाते हैं। ऑल फॉर वन को धोखा देने के लिए वो शिंसो के ब्रेन वॉशिंग कोर का यूज करेंगे। इसकी वजह से जब वो सब झूठ भी बोलेंगे तो ऑल फॉर वन को इसका पता नहीं लगेगा, और ताकि ऑल फॉर वन को उनके बारे में ना पता लगे तो वो बैटलफील्ड में आने के लिए कुरोगिरी के कोर का यूज करेंगे। पर क्योंकि कुरोगिरी अभी भी उनके लिए कुछ नहीं करने वाला तो मोनोमा उसके कोर को कॉपी करेगा। वहीं प्रेजेंट में हीरोज और विलन्स के बीच युद्ध शुरू हो चुका है। शिगराकी अपने डिके कोर का यूज करने वाला था, पर तभी वो खुद को रोक देता है। दूसरी तरफ ऑल माइट और सुकाची कंट्रोल रूम से सारी चीजों को मॉनिटर कर रहे थे। ऑपरेशन ट्रॉय शुरू होता है। वहीं
बैटलफील्ड में अचानक से ही जमीन से मेटल केजेस बाहर आने लगते हैं जो कि काफी सारे विलन्स को अपने अंदर बंद कर लेते हैं, जिसके बाद मोनोमा अपने वार्प गेट को वहां बनाने लगता है और सारे हीरोज मिलकर अलग अलग गेट में धक्का देने लगते हैं, जिसकी वजह से वो सभी विलन्स पूरे देश में बट जाते हैं। वहीं ऑल फॉर वन एंडेवर और हॉक्स के साथ एक माउंटेन्स जैसी जगह पर पहुंचता है। डाबी कामिनो वार्ड में जाता है जिसका सामना शोटो करने वाला है। शिगराकी एक फ्लोटिंग फोर्ट्रेस में पहुंचता है जहां उसकी फाइट डेकू से होने वाली है, लेकिन जब डेकू वार्प गेट के अंदर जा रहा था इसी दौरान टोगा उसे पकड़ लेती है और उसे अपने साथ खींचकर ओकोटो आइलैंड पर ले जाती है जहां उसकी फाइट सुओ और चाको से होने वाली थी। दूसरी तरफ फ्लाइंग फोर्ट्रेस में बाकुगो पहुंच जाता है और उसके साथ काफी सारे हीरोज भी आते हैं जिन्हें डेकू के यहाँ ना होने के बावजूद भी शिगराकी से लड़ना होगा। शिगराकी नीचे पहुंचते ही अपने डिके कोर का यूज करने लगता है, पर जब वो वहां से भागने की कोशिश करता है केज के डिफेंस की वजह से वो वहीं पर रुक जाता है। इस पूरी फोर्ट्रेस को उससे ही फाइट करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसका प्लेटफॉर्म ऐसा है कि उसका डिके कोर पूरे फोर्ट्रेस तक नहीं पहुंच पाएगा। बैरियर के चारों ओर एक इलेक्ट्रिक केज बनाई गई है और उनकी फाइट वाली लोकेशन के थोड़ी दूर में ही मोनोमा बैठा हुआ है जो कि आइजावा के कोर को कॉपी कर रहा है। मिर्को उसके ऊपर हमला करने जाती है पर शिगराकी उसे डॉज कर लेता है। तभी अचानक से शिगराकी का शरीर बढ़ने लगता है जिनसे वो मिर्को के ऊपर हमला करता है। ये देखकर सारे हीरोज हैरान हो जाते हैं क्योंकि शिगराकी लगातार अपनी हथेली से उंगलियों को बनाता ही जा रहा था। एडशॉट कहता है कि ये कोई क्वर्क नहीं है, वो क्वर्क सिंगुलैरिटी की वजह से उसकी बॉडी बढ़ते ही जा रही है। दूसरी तरफ आइजावा डेकू को कांटेक्ट करता है। मोनोमा वार्प गेट से उसे यहाँ पर ला सकता है पर इसके लिए अपने इरेजर क्वर्क को डिसेबल करना होगा और अगर ऐसा हुआ तो शिगराकी छूकर पूरे प्लेटफॉर्म को तबाह कर देगा। इसलिए वो डेकू से कहता है कि उसे खुद ही यहाँ पर आना होगा। दूसरी तरफ ओकोटो आइलैंड पर हीरोज और विलन्स लड़ रहे थे जहाँ ओचाको और डेकू टोगा के साथ लड़ रहे थे, पर किसी वजह से टोगा की वजह से उसके डेंजर सेंस एक्टिवेट नहीं होते थे। वो डेकू से कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है और उससे वही सवाल पूछती है जो उसने ओचाको से पूछा था, लेकिन डेकू भी उसे नहीं समझ पाता और उसे लगता है कि वो दोनों भी उसके माता पिता जैसे हैं, तो वो उन दोनों को खत्म करना चाहती है। लेकिन जब वो उनके ऊपर हमला करने जा रही थी सू बीच में आ जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर डेकू आइलैंड से जाने लगता है ताकि वो जल्दी से जल्दी फ्लाइंग फोर्ट्रेस तक पहुंच सके। दूसरी तरफ कामिनो में डाबी शोटो और एंडेवर के साइड किक के साथ लड़ रहा था। शोटो डाबी से पूछता है कि अगर वो जिंदा था तो वापस घर क्यों नहीं आया। उसकी ये बात सुनकर वो हंसता हुआ उसे सारी चीजें बताने लगता है। दूसरी तरफ हम डॉक्टर को देखते हैं जो एक ऑफिसर को बता रहा था कि उन्होंने बैकअप प्लान्स रखे थे। अगर शिगराकी को कुछ भी हो जाता है तो उनके पास कुछ वेसल्स थे जिनमें से एक टोया था जिसे ऑल फॉर वन ने अपने साथ तब जोड़ा जब उसने लगभग पूरे जंगल को जला दिया था। इसके बाद टोया 3 साल बाद एक ऑर्फनेज में जागता है जहां उसे पता चलता है कि उसका शरीर पूरी तरह से हील नहीं हो पाया और वो दोबारा अपने कोर को पहले की तरह यूज नहीं कर पाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी टोया वहां से भाग गया। डॉक्टर को लगा था कि वो ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाएगा, लेकिन कई सालों बाद वो डाबी के रूप में वापस पहुंच गया जो देखकर डॉक्टर हैरान हो गया था। वहीं दूसरी तरफ डाबी शोटो को बता रहा था कि जागने के बाद वो माफी मांगने के लिए अपने घर आया था, लेकिन जब उसने देखा कि एंडेवर अभी भी शोटो को उसी भयानक तरीके से ट्रेन कर रहा है वो समझ गया कि यहाँ कुछ भी नहीं बदला है। तो उसने टोया को छोड़कर डाबी बनने का फैसला किया और एंडेवर की टेक्निक्स को स्टडी करके अपनी ताकत और भी ज्यादा बढ़ा ली। डाबी फायर से उन सभी के ऊपर हमला कर देता है और शोटो से पूछता है कि वो भला अपनी पूरी ताकत का यूज क्यों नहीं कर रहा है, जिसके बाद शोटो अपनी बनाई हुई टेक्निक का यूज करता है जो कि फ्लैश फायर फेस्ट फॉस्फर है। वो अपनी दोनों साइड को बराबर कंबाइन करके डाबी की आग को बुझा सकता है, लेकिन तभी डाबी उसके पीछे आ जाता है और वो लगातार उसके ऊपर हमला करता ही जाता है, जिसके बाद वो उसके ऊपर जेट बर्न से अटैक करता है जिससे शोटो एक बिल्डिंग से जाकर टकरा जाता है। इसके बाद डाबी नोटिस करता है कि उसकी हीट कम हो रही है। वहीं शोटो अपनी उसी टेक्निक से डाबी के ऊपर अटैक कर देता है और डाबी नोटिस करता है कि शोटो की फ्लेम्स उसकी बॉडी को कूल कर रही है, लेकिन तभी उसकी वो टेक्निक गायब हो जाती है। लेकिन उससे पहले कि वो अपने मूव को दोबारा एक्टिवेट करता, डाबी अपनी फ्लेम्स को बढ़ाने लगता है और उसके ऊपर हमला कर देता है, पर इसकी वजह से वहां मौजूद बाकी के हीरोज बेहोश हो जाते हैं और शोटो अपने मूव को वापस एक्टिवेट करने में कामयाब होता है और जैसा उसे एंडेवर ने कहा था वो अपनी फायर पावर को स्टोर करता है और जाके डाबी को पंच करता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो अब रुक जाए। वो डाबी और साथ ही उसके आसपास की चीजों को पूरी तरह से जमा देता है और डाबी बेहोश होकर वहीं पर नीचे गिर जाता है। बर्निन बाकी सभी हीरोज को बताती है कि उन्होंने डाबी को पकड़ लिया है, तो अब बाकी के हीरोज नोमूस को हराने में फोकस कर सकते हैं और वो सभी मिलकर उस नोमू से लड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ कंट्रोल रूम में भी उन सबको पता लगता है कि शोटो ने डाबी को हरा दिया है और इसे बाकी के ग्रुप्स को भी बता दिया जाता है। दूसरी तरफ जहाँ पर जाइगेंटोमाकिया को रखा हुआ था वहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट्स और हीरोज मिलकर विलन्स को आने से रोक रही थी। वहीं सारे विलन्स कंफ्यूज हो रखे थे क्योंकि उनकी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से यहाँ पर किसी भी हीरोज को नहीं होना चाहिए था। इसके बाद हम बाकी के स्टूडेंट्स को भी देखते हैं जिन्हें शोटो की जीत के बारे में पता लगता है। वहीं
स्काई कॉफिन में बाकुगो अपनी एक्सप्लोजन से शिगराकी पर हमला कर रहा था। दूसरी तरफ सेंट्रल हॉस्पिटल के बाहर विलन्स पुलिस के ऊपर हमला कर रहे थे। कोजी अपनी बर्ड से उन सभी विलन्स को रोक देता है। तभी स्पिनर उसके ऊपर हमला कर देता है, पर शोजी बीच में आकर उसे बचा लेता है। तभी माइक उन्हें बताता है कि शोटो ने डाबी को हरा दिया है, लेकिन स्पिनर को यकीन नहीं होता कि डाबी हार भी सकता है। दूसरी तरफ पास्ट में हम देखते हैं कि ऑल फॉर वन शिगराकी को एक क्वर्क देता है। डाबी हार नहीं सकता है, सब आगे बढ़ो और कुरुगिरे को वापस लाओ। दूसरी तरफ कामिनो में सभी हीरोज ने मिलकर उस नोमो को हरा दिया था। वहीं एक हीरो नोटिस करता है कि डाबी अभी भी सांस ले रहा था। तभी उसकी चेस्ट में कुछ चमकने लगता है। दूसरी तरफ एंडेवर को पता लगता है कि शोटो ने डाबी को हरा दिया है। वहीं ऑल फॉर वन अपने माइंड गेम्स को शुरू कर देता है। वो एंडेवर से कहने लगता है कि कैसे उसने अपनी फैमिली को बर्बाद किया है और अपने बेटों की जिंदगी को भी। इसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर वो तीनों ऑल फॉर वन की वीकनेस को डिस्कस कर रहे थे। उसका मास्क ही उसकी लाइफ को सपोर्ट करता है। एंडेवर अपने फायर से उसके ऊपर हमला करता है, पर वो उससे बच जाता है और हॉक्स के फेदर से भी। तभी हॉक्स पीछे से उस पर अटैक करने जाता है, पर वो अपने एक कोर का यूज करके उसे ब्लॉक कर देता है। ऑल फॉर वन नोटिस करता है कि हॉक्स पहले जितना फास्ट नहीं है। इसके बाद एंडेवर अपने फायर फिस्ट से उसके ऊपर हमला करता है, पर वो उसके इस अटैक को भी ब्लॉक कर देता है। पर इसी दौरान हॉक्स भी बीच बीच में जाकर उसके ऊपर अटैक करता जाता है, लेकिन इस दौरान ऑल फॉर वन एंडेवर से बात करता ही जाता है। वो कभी उसे टोया के बारे में कहता है तो कभी शोटो के, जिसकी वजह से एंडेवर अपना आपा खो बैठता है और पागलों की तरह उसके ऊपर हमला करने लगता है। हॉक्स उसे शांत रहने के लिए कहता है, पर एंडेवर अपना आपा खो बैठा था, जिसकी वजह से ऑल फॉर वन उसे घायल कर देता है और वो जमीन पर गिरने लगता है। ऑल फॉर वन अब हॉक्स के ऊपर हमला करता है, जिसके अटैक को वो डॉज नहीं कर पाता, तो वो अपनी फेदर्स को एंडेवर की मदद करने के लिए भेजता है। पर इससे पहले कि वो अटैक उसे लगता, तभी वहां पर जीरो आ जाती है, जो कि उसके अटैक को ब्लॉक कर देती है और वो टोकोयामी पर बैठी हुई थी। हॉक्स उन दोनों को वार्न करता है कि वो यहाँ पर ना आए, ये जगह स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। हम एंडेवर को रिप्लेस नहीं कर सकते, पर हम आपके साथ अच्छे से लड़ सकते हैं। वहीं जमीन पर एंडेवर परेशान हो रहा था, क्योंकि टोया से लेकर अब तक जो भी हुआ है सारी उसी की गलती है। वहीं अपनी फेदर से हॉक्स को पता लग जाता है कि इंजरी उसके लंग तक नहीं पहुंची है, यानी वो दोबारा लड़ने वापस आएगा। वहीं ऑल फॉर वन उनके बीच सबसे कमजोर पर हमला करता है, जो कि जीरो थी, पर हॉक्स अपने फेदर से उसे बचा लेता है, जिसके बाद वो उसे वापस से टोकोयामी पर रख देता है। हॉक्स उन दोनों से कहता है कि वो ऑल फॉर वन के मास्क पर हमला करें। तभी ऑल फॉर वन अपने लेजर से उन दोनों पर अटैक कर देता है। इसकी वजह से जीरो का एक ईयरफोन जैक पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है।